Good morning. Welcome to the video lecture program of ABC College of Education. Myself, A.K. Jha, Assistant Professor, ABC College of Education, Neura, Patna. Today, we will going to discuss about measures of central tendency. After completion of this video lecture program, you will be able to explain what is measure of central tendency, what are the three aspects of central tendency, and why we use central tendency. So, let's begin. At first, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन क्या होता है तथा इसकी हमें आवश्यकता क्या है। सामान्य अर्थों में सांख्यिकी किसी भी मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है और इसी सांख्यिकी का एक भाग होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। आप शिक्षा में या व्यवसाय में या शोध में, चाहे जहाँ भी आप आंकड़ों के इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, हर जगह केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन का बहुत ही अहम योगदान होता है। चलिए एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि हम अपने किसी सोसाइटी में मात्र 20 लोगों के या 20 परिवारों में बच्चों की संख्या को काउंट करने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ आइडेंटिकल टाइप ऑफ डेटाज मिलेंगे। किसी परिवार में 2 बच्चे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 1, किसी में 0, इस तरह के डेटा आपको मिलेंगे। आप इन सारे डेटा को इकट्ठा करते हैं और परिवार को ABCD का नाम देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो डेटा आपको मिलता है वो बिल्कुल एक रैंडम डेटा होता है या बिखरा हुआ डेटा होता है। हम इस डेटा से कोई भी आधारभूत तथ्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में हम उसे एक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति वाले अंकों में ढालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम ये समझेंगे कि कैसे हम उस डेटा को एक निर्धारक अंक के रूप में परिणत कर सकते हैं। फिलहाल हम केंद्रीय प्रवृत्ति की एक परिभाषा की बात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति वह विधि है जिसके द्वारा किसी आंकिक श्रृंखला के केंद्रीय प्रवृत्ति का द्योतक एक अकेला अंक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति से हम हमेशा एक यूनिट अंक या एक सिंगल अंक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सिम्पसन और कफका ने इसे डिफाइन करते हुए बताया है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसमें चारों ओर अन्य अंक संगठित होते हैं या जो अंकों को 2 अर्ध भागों में विभाजित करता है। अभी हम इसको सिर्फ समझने के नज़रिए से ही डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में जब हम इसके पार्ट्स को समझेंगे तो ये डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि सिम्पसन ये बताना चाहते हैं कि जो भी आपके पास केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन आता है वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक और डेफिनेशन रॉस के द्वारा दी गई है जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन से के बाद, वो वैल्यू आपको बहुत हद तक ये अंदाज़ा लगाने या ये गेस करने में मदद करती है कि आपके आंकड़े क्या बताना चाहते हैं या वो क्या डिस्कस करना चाहते हैं या क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन को 3 आयामों में देखा जा सकता है या इसके 3 रूपों में हम इसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहला है माध्य अर्थात मीन, दूसरा माध्यिका अर्थात मीडियन और तीसरा बहुलक अर्थात मोड। सामान्य रूप से हमने मीन को कई बार गणित में औसत या एवरेज के रूप में देखा सुना है या समझा है और इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर
माना जाता है एक मापन की पद्धति के रूप में। किसी अंक तालिका के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल को माध्य कहा जाता है। चलिए फिर से हम अपने पुराने एग्जाम्पल की ओर लौटते हैं। जैसे कि इस बार हम परिवारों की संख्या महज 5 कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों की जो संख्या है उसको सपोज किसी परिवार में एक बच्चा होगा, किसी में 2 बच्चे होंगे, किसी में 0 होगा। इस तरीके से हमें 5 डेटा मिलेगा और उन सारे डेटास को जब आप ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ फैमिली यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 5 है उससे डिवाइड करेंगे तो आपको एक माध्य मिलेगा जो ये बताएगा कि एवरेजली प्रति परिवार में कितने बच्चे हैं। हालांकि बच्चों को एवरेज के हिसाब से काउंट करना गलत होगा, क्योंकि बच्चों की संख्या एक पूर्ण संख्या के रूप में ही देखी जा सकती है, जबकि कभी भी माध्य में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। फिर भी जहाँ तक केंद्रीय प्रवृत्ति या सांख्यिकी की बात होती है, यह हमेशा शाश्वत सत्य को नहीं बताता, यह आपको एक अंदाज लगाने या गेस करने या अप्रॉक्सीमेशन तक पहुंचने में मदद करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से माध्य की अगर बात की जाए तो माध्य का जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि माध्य को कैलकुलेट करते समय आप हर एक वैल्यू को ऐड करते हैं और किसी भी वैल्यू में एक स्लाइट चेंज भी होगा तो आपके माध्य में चेंज आ जाएगा, ठीक है। माध्य की एक परिभाषा दी गई है सिम्पसन एवं कफका के द्वारा। द अर्थमेटिक मीन इज द क्वोशिएंट दैट रिजल्ट्स व्हेन द सम ऑफ द आइटम्स इन द सीरीज इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। यहाँ भी यह डिस्कस किया गया है कि सम ऑफ द आइटम इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, यानी कि जो भी आपके पास आइटम्स हैं उनको ऐड कीजिए और जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनसे डिवाइड कीजिए तो फिर आपको मिलेगा उस आंकड़े का मीन या माध्य। चलिए माध्य की गणना के लिए जो उपयुक्त सूत्र होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कई तरीके से माध्य को परिकलित करने या गणित करने के सूत्र आप देखते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार के सूत्र दिए जाते हैं, फॉर्मूला दिए जाते हैं। बीएड के रेफरेंस में जो सबसे सरल और सबसे सटीक विधि होती है या विधि जो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है वो सबसे सरल विधि को हमने चुना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें आंकड़ों पर एक नज़र डालना होगा। आंकड़े के 3 रूप होते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल या वैयक्तिक आंकड़े क्या होते हैं? ये छोटे छोटे सैंपल साइज होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं होता है। जैसे 10 पॉपुलेशन, 20 पॉपुलेशन, ये पर्याप्त हो गया, ठीक है। तो जब छोटे सैंपल साइज होते हैं तो उसके लिए हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं और इन सारे छोटे पॉपुलेशन साइज को हम इंडिविजुअल सीरीज नाम देते हैं। इसी प्रकार जब आपका पॉपुलेशन साइज बड़ा हो, अप्रॉक्स 100, 200, 300, बट उसमें कोई कंटिन्यूटी ना हो या क्लास इंटरवल गिवन ना हो, तो ऐसे सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और जब आंकड़े पूरी तरीके से व्यवस्थित हों और इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज में आपको आंकड़े दिए जा सकते हो, तो ऐसे आंकड़ों को हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं जो क्लास इंटरवल में बंधे होते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 10 के इंटरवल में आंकड़े बंधे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्लास इंटरवल होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। तो हर एक व्यवस्था के लिए, हर एक प्रकार के आंकड़े के लिए माध्य निकालने के लिए अलग अलग सूत्रों का प्रयोग यहाँ पे किया गया। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आज सामान्य रूप से एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे कक्षा में 10 बच्चे हैं, ठीक है। उनसे
10 मार्क्स के टेस्ट में जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किया है उसका एक मीन हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, यानी टोटल वैल्यू इनसेट कितने हो गए, तो जितने बच्चे हमारे पास हैं अर्थात 10। ओके, अब ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी इन्होंने हर एक स्टूडेंट ने जितना जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है हम उन सारे मार्क्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें 10 अलग अलग बच्चों के मार्क्स को ऐड करना है और ऊपर न्यूमरेटर में पुट करना है, डिनोमिनेटर में 10 पुट करना है, और इस तरीके से इसे डिवाइड करने के बाद आपको मीन वैल्यू मिलेगा। ये मीन वैल्यू क्या बताता है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, बट पहले हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला डिस्कस कर लेना चाहिए। आइए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीन फाइंड करते समय हम दो अलग अलग फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है दीर्घ विधि से कैसे हम इसे फाइंड करते हैं। तो दीर्घ विधि से हम जब मीन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। दूसरा, जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से या लघु विधि से मीन फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला होगा ए एम प्लस समेशन एफ एक्स डैश डिवाइड बाई एन इंटू सी आई। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टर्म्स को यूज़ किया गया है, जहाँ पे ए एम एज्यूम्ड मीडियन को इंडिकेट करता है, वहीं एक्स डैश डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन को इंडिकेट करता है, और एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, सी आई क्लास इंटरवल को इंडिकेट करता है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल्स को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हम कैसे माध्य का परिकलन कर सकते हैं। हालांकि यह वीडियो पूर्ण नहीं कहा जाएगा क्योंकि अभी हमें मीडियन और मोड के कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझना है, साथ ही मीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने हैं। तो फिलहाल ये वीडियो सिर्फ कंसेप्चुअल पर्पस से बनाया गया। अगले पार्ट में हम लोग इसमें इसके न्यूमेरिकल्स को भी ऐड करेंगे। हाँ, इससे पहले जाने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि मीन क्या कैलकुलेट करके देता है। तो मीन आपको डेटा का मिड वैल्यू कैलकुलेट करके देता है, जो आगे आने वाले स्लाइड्स में या आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बाई न्यूमेरिकल ये और भी अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो फिलहाल आप सभी को गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।